हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का जो रैपिड रिवीजन सीरीज है उसका 5th चैप्टर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग उसी टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादातर चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग सबसे पहले जिस शॉर्ट नोट पे फोकस करेंगे वो है फूड लूज इंडस्ट्री। ठीक है, तो फूड लूज इंडस्ट्री के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि फूड लूज इंडस्ट्री होता क्या है। तो इट डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग लोकेशनल प्रेफरेंस, मतलब कोई भी लोकेशनल प्रेफरेंस नहीं होता। इट कैन बी रीलोकेट एट एनी टाइम, मतलब कहीं से भी किधर भी दूसरी जगह पे उस इंडस्ट्री को लोकेट किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसी इंडस्ट्री को फूड लूज इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, जैसे सिंपल आपको पिक्चर में दिख रहा होगा वॉच मेकिंग इंडस्ट्री, उसका रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट बहुत ही लाइट वेट होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह आराम से शिफ्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, सो जो रिसोर्सेज होते हैं, प्रोडक्शन स्किल्स होते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं ऑफ द इंडस्ट्री कैन बी फाउंड एट एनी लोकेशन, मतलब जो रिसोर्सेज रहेंगे, जैसे वॉच मेकिंग का इंडस्ट्री है तो उसके जो रिसोर्सेज रहेंगे वो कहीं पे भी मिल सकते हैं, कंज्यूमर्स भी कहीं पे भी मिल जाएंगे। सो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना आसान हो सकता है। कोई भी लोकेशन ऐसे ही लोकेशन पे रखूंगा, इसी लोकेशन पे कंज्यूमर्स आएंगे, ग्राहक आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कहीं पे भी ग्राहक आ सकते हैं। और इंटरनेट और एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये लोकेशनल प्रेफरेंस नहीं रहता, किधर भी शिफ्ट हो सकता है। और एग्जांपल वॉच मेकिंग है, डायमंड कटिंग है, जो फूड लूज इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या फिर उसको एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी बोला जा सकता है। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। Availability of various facilities leads to establishment of industries in a region by using the available opportunities according to हाँ, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ठीक से देखो। सपोज एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, सिंपल भाषा में बोलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक तरीके से बताया है कि सपोज एक छोटा सा एरिया है, कोई भी रीजन है, यहाँ पे अगर बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, लोकल लेबर हो, और थोड़ा बहुत कैपिटल उठाने के लिए बैंक्स वगैरह हो, बैंकिंग फैसिलिटी हो, तो ऐसे बेसिक फैसिलिटीज अगर अवेलेबल होंगी तो वहाँ पे 2-4 इंडस्ट्रीज आके सेटअप हो जाएगी। फिर 2-4 इंडस्ट्रीज की वजह से बाकी इंडस्ट्रीज आके सेटअप हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में। सो वही बताया इसमें, नॉर्मली इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, अगर कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो उसके बेसिस पे कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, उस इंडस्ट्रीज की वजह से बाकी की इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट करेंगी और मोर इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप होगी विद टाइम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन और एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑकर्स इन दिस रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। जो अबव मेंशन फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो किसी भी तरह से लोकेशन पे इफेक्ट नहीं डालता। अगर यहाँ वहां पे किसी भी एरिया में पहले से फैसिलिटीज है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए, और 2-4 इंडस्ट्री सेटअप हो गई, जैसे सपोज करो सीमेंट इंडस्ट्री सेटअप हो गई, शुगर इंडस्ट्री सेटअप हो गई, या फिर सिंपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हो गई, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। आयरन एंड स्टील अगर इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो इनसे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जैसे स्टील से रिलेटेड कार इंडस्ट्री है, ठीक है, मतलब व्हीकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके बाद स्टील से रिलेटेड यूटेंसिल इंडस्ट्री है, तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, बिकॉज स्टील उनका रॉ मटेरियल है, यूटेंसिल्स का भी और कार्स का भी। ठीक है, यूटेंसिल मतलब भांडी कुंडी, जो भी बर्तन वगैरह होता है। तो इस तरीके से बाकी की इंडस्ट्रीज डेवलप होगी अगर मेन इंडस्ट्री वहां पे डेवलप हुआ तो। और ये मेन इंडस्ट्रीज क्यों डेवलप होगा? बिकॉज ऑफ बेसिक फैसिलिटी। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनके बीच में भी डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, बेसिक इंडस्ट्री या फिर हेवी इंडस्ट्री, और दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्री, तो इसको भी देख लेते हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज या फिर उनका दूसरा नाम है हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जो प्रोड्यूस करते हैं ऐसा मटेरियल जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए काम आता है। ठीक है, सो दीज आर द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस मटेरियल विच इज इन टर्न यूज फॉर अदर इंडस्ट्रीज। जैसे यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ सकता है, ठीक है, या फिर स्टील इंडस्ट्री भी अगर देखेंगे हम लोग, स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है या फिर हेवी इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से बाकी की इंडस्ट्री चल सकती है। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, so iron and steel industry for example makes steel for further use in the automobile, heavy machinery and other industries। automobile industry मतलब vehicle industry, heavy machinery industry और बाकी की छोटी मोटी यूटेंसिल वगैरह इंडस्ट्रीज में स्टील का यूज होता है।
सो एक हैवी इंडस्ट्री या फिर एक बेसिक इंडस्ट्री जिसकी वजह से बाकी की इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती है, उसको उस इंडस्ट्री को बेसिक या फिर हैवी इंडस्ट्री बोलेंगे। सिंपल है, ठीक है। एग्जांपल स्टेट का याद रख लेना। देन आगे बढ़ेंगे तो कंज्यूमर गुड्स या फिर लाइट इंडस्ट्रीज, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। तो कंज्यूमर गुड्स और लाइट इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज ये होती है जो डायरेक्ट कंजप्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे कि वॉच मेकिंग डायरेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, वॉच से दूसरी कुछ चीज नहीं बनाई जा सकती। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टीवी से कुछ और नहीं बनाया जा सकता, तो इसको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे। टेक्सटाइल मिल्स, कपड़ा, कपड़े से दूसरा कुछ नहीं बनाया जा सकता। हाँ, वो अलग बात है कि घर में हम लोग कुछ भी बना देते हैं, शर्ट का पोछा बना देते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। सो लेकिन जो मेन जो गुड्स होते हैं उसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि वॉच हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, टेक्सटाइल हो गए, फार्मास्यूटिकल्स, गोलियां हो गई, ठीक है, ऐसा। तो ये कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री या फिर लाइट इंडस्ट्री बोला जा सकता है, बिकॉज ये लाइट वेट भी होते हैं और इनको डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है बाय द कंज्यूमर्स। द नेक्स्ट, वेट लूजिंग इंडस्ट्री एंड वेट गेनिंग इंडस्ट्री। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वेट लूजिंग इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, जिसका रॉ मटेरियल बल्की होता है, ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट लाइटर होता है। ये नॉर्मली यहाँ पे लोकेटेड होते हैं जहां पे रॉ मटेरियल का सोर्स हो। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मतलब वेट लूजिंग इंडस्ट्री का। एक सपोज अपने पास शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन रॉ मटेरियल होता है टू मेक शुगर, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। सो शुगर केन क्या होता है, बल्की होता है, शुगर से तो बल्की होता है, तो रॉ मटेरियल अगर बल्की रहेगा ये रॉ मटेरियल, शुगर केन बल्की है, ठीक है, वजन में ज्यादा होता है। सो रॉ मटेरियल अगर बल्की रहेगा और जो शुगर बनेगा, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो शुगर केन के कंपैरिजन में लाइट वेट रहेगा। तो प्रोडक्ट अगर लाइट वेट रहेगा तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्कीनेस कम हो रहा है, मतलब ये जो शुगर केन है वो वेट लूज कर रहा है, ठीक है। जब रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसका वेट लूज हो रहा है, इसलिए इस इंडस्ट्री को वेट लूजिंग इंडस्ट्री बोला जाता है। सिंपल सी बात है। और ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, शुगर इंडस्ट्रीज वगैरह, वहीं पे होती है जहां पे आजू बाजू में शुगर केन की खेती होती हो। सिंपल सी बात है, जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो वहीं पे शुगर इंडस्ट्रीज लोकेट होती है। उसके ऑपोजिट दूसरा है वेट गेनिंग इंडस्ट्री। वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है, जहां पे रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, वो लाइट वेट होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो हेवी होता है। सो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते समय उसका जो वेट होता है वो गेन होता है, मतलब प्लस होता है, ठीक है। जैसे सपोज रॉ मटेरियल में हम लोग बेकिंग पाउडर वगैरह लेते हैं या फिर सपोज क्रीम वगैरह लेते हैं, मतलब सपोज हम लोग बेकिंग का पाउडर और जो केक बनाने के लिए जो भी लगता है, ठीक है, केक बनाने का जो मटेरियल है वो लाइट वेट रहेगा और एक बार केक बन जाए तो फिर केक क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा वेट का रहेगा। सो फिर केक मटेरियल लाइट वेट है, केक जो है वो हेवी वेट है, तो फिर वेट गेन हो रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को नॉर्मली वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज बोला जाता है। सिंपल, ठीक है। देन नेक्स्ट, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है वो भी देखते हैं। प्राइमरी मतलब डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज या फिर ऐसी जो इंडस्ट्रीज है, स्पेशली एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर ऑक्यूपेशन जो डायरेक्टली नेचर से कुछ चीजें लेती है। जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है। जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, सब कुछ चाहिए एग्रीकल्चर के लिए जो नेचर पे ही डिपेंड है। माइनिंग के लिए हम लोग जमीन से माइनिंग करते हैं, तो जमीन क्या है, नेचर से आता है। फिशिंग हम लोग समंदर के या फिर नदी के पानी में करते हैं, नदी नाले के पानी में, तो वो भी नेचर से आ रहा है, तो फिर वो भी नेचर पे डिपेंडेंट है। सो सारी की सारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज के प्रोडक्ट्स है वो नेचर से ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद सम प्रोडक्ट्स आर यूज्ड डायरेक्टली व्हाइल अदर्स आर प्रोसेस्ड इनटू मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स जो है जैसे फिशेस डायरेक्टली यूज किए जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स उसको मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। The products from the primary activity serve as the raw material for the secondary economic activities। अभी प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो
रॉ रॉ मटेरियल के जैसा काम करेगा फॉर द सेकेंडरी एक्टिविटीज। कैसे? शुगर केन एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, लेकिन वो रॉ मटेरियल है शुगर इंडस्ट्री के लिए। शुगर इंडस्ट्री किस में आता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज, ऐसा, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट आ रहा है प्राइमरी एक्टिविटीज से, उसका प्रोसेसिंग होता है सेकेंडरी एक्टिविटी में, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है, जैसे शुगर केन हो सकता है एक एग्जांपल, दूसरा कॉटन हो सकता है, कॉटन एग्रीकल्चर से ही आ रहा है, तो कॉटन रॉ मटेरियल हो जाएगा टू मेक द जो भी अपना ये टेक्सटाइल है, ठीक है, मतलब जो भी कपड़ा है, ठीक है, या फिर जो भी हमारे क्लोथ्स है, क्लोथ्स बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो कॉटन आता है। कॉटन कहाँ से आएगा? प्राइमरी एक्टिविटी से। कॉटन के ऊपर प्रोसेसिंग होगा और उसका कपड़ा बनाया जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग का काम किधर होगा? सेकेंडरी एक्टिविटीज में। सो दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। कॉटन का उतना वैल्यू नहीं होगा, लेकिन कॉटन का कपड़ा बन जाए तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। शुगर केन का उतना वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन शुगर केन का अगर शुगर बन गया तो वैल्यू बढ़ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, कंस्ट्रक्शन भी आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये थोड़ा सा अलग है। सो नॉर्मल जो रॉ मटेरियल रहता है ब्रिक्स वगैरह, ब्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करके हाउस बना दिया जाए तो कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाने के चांसेस है। फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री को कहीं पे भी सेटअप करना हो तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज क्लाइमेट। अभी कहीं पे भी हम लोग मुंह उठा के किधर भी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। वहाँ का क्लाइमेट वगैरह देखना पड़ेगा। जैसे डायरेक्टली कश्मीर की पहाड़ियों में, वादियों में, हिमालय की वादियों में हम लोग इंडस्ट्री नहीं बना सकते, राजस्थान के डेजर्ट में इंडस्ट्री नहीं बना सकते, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट उसको सपोर्ट नहीं करेगा। सो मॉडरेट क्लाइमेट वाले या फिर प्लेजेंट क्लाइमेट वाले, नॉर्मल क्लाइमेट वाले जो इंडस्ट्री लोकेशन रहेगा, वहाँ पे क्लाइमेट, वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर सकते, ठीक है। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अभी सपोज करो यहाँ पे कोई जगह है, सपोज ये गुजरात का कोई जगह है छोटा सा, और ये तमिलनाडु का कोई जगह है। रॉ मटेरियल अगर यहाँ पे मिल रहा है और हम लोग इंडस्ट्री यहाँ पे बना रहे हैं तमिलनाडु में, ये गुजरात है और ये टीएन मतलब तमिलनाडु है, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिकॉज रॉ मटेरियल बहुत दूर है। तो रॉ मटेरियल को यहाँ तक लाना, फिर प्रोसेसिंग करना, फिर कुछ प्रोडक्ट बनाना, ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस बन जाएगा और बहुत ज्यादा कॉस्टली लेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज अगर फैक्ट्री यहाँ पे बनाना है तो आजू बाजू में रॉ मटेरियल होना चाहिए एक तो, या फिर जहां पे रॉ मटेरियल है उसके आजू बाजू में इंडस्ट्री बना दो, सिंपल। तो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी भी इफेक्ट करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा, वाटर सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री उसी पे चलता है। पावर सप्लाई होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में लगता है। लेबर का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। चीप लेबर होना चाहिए, मतलब बहुत ही कम रेट पे काम करने वाले लेबर अगर होंगे तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा इंडस्ट्री वाले को। तो नॉर्मली जहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल होता है वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। बाकी के फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सपोज हम लोगों ने प्रोडक्ट बना दिया, तो बेचने के लिए रोड से ही जाएंगे ना, रोड से, रेलवे से वगैरह वगैरह, ठीक है। डायरेक्ट उड़ के तो नहीं जाएंगे, तो फिर उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो रूट्स है, रोडवेज, रेलवेज, वो डेवलप होने चाहिए, और कभी कभी एयरवेज भी या फिर वाटरवेज भी, ठीक है। रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज वगैरह वगैरह सारे ट्रांसपोर्टेशन के जो रूट्स है, एटलीस्ट 2-3 रूट तो अवेलेबल होने चाहिए, ताकि जो गुड्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सके। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। अभी सिंपल सी बात है, हम लोग इंडस्ट्री पानी में या फिर हवा में तो नहीं बना सकते, तो लैंड का अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। तो लैंड अगर अवेलेबल होगा तो फिर वहां पे अच्छी खासी इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसको थोड़ा सा एक्सपांड करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में जस्ट पॉइंट्स कवर किया है, आप थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हो टेक्स्ट बुक से, ठीक है। देन नेक्स्ट, लास्ट, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है उसके बारे में देखते हैं। तो नॉर्मली 3 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है सेक्टर वाइज। एक पब्लिक सेक्टर होता है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर होता है, तीसरा ज्वाइंट सेक्टर होता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर मतलब जो टोटली ओन करता है स्टेट या फिर गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट मेक्स द ऑल इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटिंग ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट खुद काम नहीं करता, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज है वो काम करते हैं। मतलब सिंपल भाषा में देखें तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ओन करता है उसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट लोग ओन करते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, उसको प्राइवेट इंडस्ट्रीज बोलेंगे। और ऐसी इंडस्ट्रीज जो दोनों मिलके
ओन करेंगे उसको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, यहाँ पे भी दिया है भेल। भेल मतलब खाने वाला भेल नहीं है, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, भेल। उसके बाद यहाँ पे भी दिया भारत पेट्रोलियम वगैरह, भेल वगैरह, ठीक है, गेल वगैरह। हल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वगैरह वगैरह, ठीक है। REC, NTPC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, MTNL, इंडियन ऑयल, ONGC, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। सो इसी के साथ ये लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम लोगों ने कवर किए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।